आदरणीय प्राचार्य विजयलक्ष्मी नंदा जी, मेरी समिति कमेटी के सभी सदस्य, आज हमारे संतोष कुमार रोंगटा सर और जगह से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का मैं एनेबलिंग यूनिट मिरांडा हाउस की ओर से चंदा सागर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि संतोष कुमार रोंगटा जी को हम लोग अपने बचपन से, जब मैं 7th या 8th में थी, तब से हम इनके नाम से परिचित हैं। तो आज सर को अपने बीच में सुनना ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जिनको हमने बचपन में देखा, आज मैं उन्हें अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुनने के लिए सर मैं बहुत उत्सुक हूँ। और मैं सर का व्याख्यान शुरू करने से पूर्व सबसे पहले तनिषा से अनुरोध करूंगी कि वो आए और सर का सर से हमारे सभी पार्टिसिपेंट को अवगत कराएं। तनिषा। Thank you, ma'am. Good afternoon, all. An acclaimed legal luminary, committed and devoted activist, Sri Santosh Kumar Rungta sir has been zealously espousing the cause of empowerment, equality, and dignity of Divyangjan for the last 4 decades. Practicing in Delhi High Court and Supreme Court of India as an advocate since 1982, Sir has been designated as Senior Advocate by Honorable High Court of Delhi since July 2011. Sir has also fought for the rights of disabled in general and blind in particular to compete civil service examinations and to hold posts in civil services, including IAS. He was also leading a procession on 16th March 1980, which was to reach Prime Minister's house in support of the demands of a comprehensive legislation on the rights of persons with disabilities, implementation of scheme of reservation for the disabled in employment, etc. This was lathi charged by Delhi police, which proved to be the beginning point for persuading the government to work for such a legislation and implementation the scheme of reservation. As a result of advocacy initiatives undertaken by him during COVID-19, important decisions were taken by the Government of India and state governments to protect persons with disabilities from COVID-19 infection and also for their treatment and vaccination. And all of this is just the tip of the iceberg. Sir has achieved and helped so many people. We are truly honored to welcome Shri Santosh Kumar Rungta sir to deliver a talk on rights of persons with disabilities, a legislative overview. Thank you. सर का मैं स्वागत करती हूँ कि सर आए और हम सभी शिक्षकों के साथ हमारे विद्यार्थियों को अपने व्याख्यान से लाभान्वित कराएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Honorable Principal, Miranda House College, Chanda ji and her team, and other faculties of college and others who have joined this online deliberation, and dear students, मैं आज यद्यपि बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहता था, लेकिन कुछ अकस्मात समस्या है जिसकी वजह से मुझे बहुत कट शॉर्ट करके थोड़े ही समय में आपसे वार्ता करने का समय मिल पा रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ एंड आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल सो दैट जो हमारे हिंदी के साथी हैं और इंग्लिश के साथी हैं, इंग्लिश समझने वाले, दोनों को असुविधा ना हो। आज जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं वो इशू है राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ persons with disabilities and remedies therefore, and a legal overview. आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 1995 से पूर्व कोई अधिकारों पर, दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के अधिकारों पर कोई कानून नहीं था और इस कारण 1980 से जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो उसके परिणाम स्वरूप जो आंदोलन चला और 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रथम कानून आया और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय
संधि रेटिफाई की भारत ने, और फिर उस कानून के बदले उस कन्वेंशन में जो प्रावधान थे उससे अपने आप को जोड़ने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए उस कानून की जगह राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया। 2016 का जो एक्ट है वो पहले किन सिद्धांतों पर आधारित है? 4 सिद्धांत आप मुख्य रूप से मान लें, 4 प्रिंसिपल्स: इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता, भेदभाव रहित व्यवस्था, एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता, और इस सब के साथ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी। जो हमारे आपके बीच दिव्यांगता के अलावा भी आपस में जो मानव विभिन्नता है, हर व्यक्ति के बीच, वर्ग के बीच, उसके प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट। और इन सब सिद्धांतों का पर चलते हुए किस तरह की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था देना, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भागीदारी सुनिश्चित करना, फुल पार्टिसिपेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन सिद्धांतों के आधार पर यह कानून पूरा प्रतिपादित है। अब मैं सीधे सीधे अधिकारों पर आता हूं। मैंने जैसे कहा कि बेसिक प्रिंसिपल जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे एक्ट में किसी भी अधिकार की बात करें, उस एक्ट में हमें इन तीनों सिद्धांतों, इन तीनों, all these 3 principles are inbuilt into every provision relating to any field of life. फ्रेंड्स, हमको ये जानना जरूरी है कि एक्ट बहुत कैटेगोरिकली शुरुआत ही जब राइट्स और एंटाइटलमेंट्स की करता है तो इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन से करता है, और स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि डिसेबिलिटी के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार दिव्यांगता के कारण जो क्रूअल ट्रीटमेंट भी होता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में भी होता है, फैमिली में भी होता है, और इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स में भी होता है। उसको प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट में सीधे सीधे प्रोविजन किया गया है, और ये कहा गया है कि ये सरकार का दायित्व होगा कि वो किसी भी दिव्यांग जन को अगेंस्ट क्रूएल्टी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, उसके अगेंस्ट उसको बचाए और उसको रोकने के लिए समुचित कदम उठाए, स्टेप्स उठाए। और उसके लिए जो नियरेस्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको पूरे पावर्स दिए गए हैं। उसमें रिहेबिलिटेशन, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में कोई खाना बंद कर दिया गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो और लोग भूखे हैं, दिव्यांग जन वहां रहते हैं, तो कोई भी अगर उसको कंप्लेंट करे तो उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ साथ उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट की भी जिम्मेदारी सरकार की है। उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस, इसमें दिव्यांग जन को कानून के समक्ष एक व्यक्ति के, सक्षम व्यक्ति के रूप में माना गया है, कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर ऑल पर्पसेस बिफोर लॉ। ये तो आर्टिकल 14 में भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसी का एक्सटेंशन है। अब हम एजुकेशन पे आ जाते हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए व्यवस्था जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि
फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल तक हर दिव्यांग जन को फ्री एजुकेशन मिलेगी। और कैसे मिलेगी, कैसे वातावरण में मिलेगी? इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। केवल एनरोलमेंट नहीं, आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल एनरोल कर दिया, बच्चे को एडमिशन दे दिया और फैसिलिटीज नहीं दी, डिवाइस नहीं दी, बुक्स नहीं दी। नहीं, ये भी जिम्मेदारी है कि आप बुक्स भी दें, डिवाइस भी दें। और इंक्लूसिव एजुकेशन केवल एकमात्र माध्यम नहीं माना गया है, इसके लिए हमको बहुत लड़ना पड़ा। दोनों बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स, ये चॉइस है चाइल्ड की, उसके पेरेंट्स की चॉइस दी गई। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है एक्ट। ये बात अलग है कि ये अभी यथार्थ में उतर के नहीं आया। इसके अलावा सभी इस्टेब्लिशमेंट्स पर जिम्मेदारी है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाएं। आपका कॉलेज भी, उसको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी चाहिए, यूनिवर्सिटी को बनानी चाहिए एक्चुअली मेन। और यूनिवर्सिटी की उस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी को आप सबको स्वीकार करना चाहिए, कॉलेजेस में स्वीकार करना चाहिए। उस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में अगर स्टूडेंट की दृष्टि से आप देखें तो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट की दृष्टि से एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट्स की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए, आपके पास ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए। अगर एडमिशन को लेकर, अभी एडमिशन का प्रोसेस हुआ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों को, स्टूडेंट्स को एडमिशन के संबंध में। उन सब बातों के लिए अभी तो हम महामारी के दौर से गुजर रहे थे, इसलिए आप सबकी भी लिमिटेशंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिटेशंस थी, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका निदान, केवल उसका सॉल्यूशन आपके लेवल पे ही हो सकता था। अब हायर एजुकेशन के लिए हमने क्या व्यवस्था की इस एक्ट में? हायर एजुकेशन के लिए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग ग्रांट, उनको 5% आरक्षण देना है दिव्यांग छात्रों को एडमिशन में। अब ये 5% का जो आरक्षण है, इसमें बड़ी समस्या है। समस्या यूं है कि यहां पर बाइफर्केशन नहीं है। हो सकता है एक डिसेबिलिटी के एप्लीकेशंस कम हो और एक डिसेबिलिटी के एप्लीकेशंस ज्यादा हो, और यह भी हो सकता है कि एक ही डिसेबिलिटी के ज्यादा लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस वो लग जाए, वो एडमिट हो जाए। तो इसमें मेरा सुझाव हमेशा रहा है और सरकार से भी मैं टेकअप कर रहा हूं। मेरा विशेष अनुरोध है मिरांडा कॉलेज की प्राचार्य मैडम से कि वो कंसीडर खुद भी करें और यूनिवर्सिटी में भी इस बात को उठाएं कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि जो 5% की सीट है, इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक तरीका ये हो सकता है कि आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देख लें डिसेबिलिटी वाइज, और उसी में प्रोपोर्शनेटली इन प्रोपोर्शन टू द एप्लीकेशंस रिसीव्ड, उसके आधार पर इस 5% सीट्स का आवंटन कर दें, कोर्सेज को भी देखकर आदि आदि। तो ये मेरा सुझाव है, उस पर मैं समझता हूं कि कॉलेज के लेवल पे आप केवल एक मॉडल तैयार करके कोशिश कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपकी सेंसिटिविटी को देखते हुए ये आप इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन 3% पहले था, अब 4% हो गया। डिसेबिलिटीज 7 डिसेबिलिटीज से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज हो गई हैं। रिजर्वेशन को लेकर भी बहुत इश्यूज हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन में भी हो। बहुत से हमारे साथियों का जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उनको एडहॉक अपॉइंट किया गया, उनका रेगुलराइजेशन का भी इशू है। लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर तुरंत जो अपॉइंटमेंट हुए,
उनको निश्चित रूप से रेगुलराइज किया जाना चाहिए। अब ये रिजर्वेशन कैसे होगा? ये जो 4% का आरक्षण है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहले 3% का आरक्षण जब था पिछले वाले एक्ट में, तो उसको लेकर इसकी मॉडलिटी पर बातचीत हुई थी और एक ऐतिहासिक फैसला नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के केस में आया था। उसमें कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट में जितनी वैकेंसीज हैं काडर में, एक काडर में, उनका 3% और अब 4% वो आरक्षित किया जाएगा और उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन 1% से किया जाएगा। यही जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है, प्राइवेट सेक्टर में चूंकि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली किया नहीं जा सकता सरकार द्वारा, लेकिन सेक्शन 35 में ये व्यवस्था की गई है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिव देके एनकरेज किया जाए ताकि अल्टीमेटली हम 5% की वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रही है वो डिसेबल्ड की हो। इसके अतिरिक्त सोशल सिक्योरिटी के भी प्रोविजंस हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाकर ऐसे लोगों को जिनको कोई संसाधन उनके पास नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को के लिए अलाउंसेस, सोशल पेंशन, सोशल सिक्योरिटी के रूप में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आदि जो चल भी रही हैं। हालांकि स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में बहुत कम भी हैं, 350 से लेकर 3000 तक की पेंशन विभिन्न राज्यों में पर मंथ चल रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें है, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे मनरेगा है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस तरह के प्रोग्राम्स, हाउसिंग है, इस तरह के जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें 5% लाभार्थी दिव्यांग होने चाहिए। ये प्रोविजन है, इसके अंदर मैंडेटरी है। अभी हाल ही में जब ये कोविड का पीरियड चला तो इसका ही लाभ उठाते हुए हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जब दिव्यांगजनों को कवर नहीं किया जा रहा था, तो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला करवाया कि दिव्यांगजन एक अलग श्रेणी के रूप में अगर वो पात्र हैं तो उन सबको कवर किया जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा एक्ट हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ में सेक्शन 25 बहुत क्लियरली कहता है प्रायोरिटी इन अटेंडेंस। इसका मतलब क्या है? इन ट्रीटमेंट, प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस। इसका मतलब हॉस्पिटल में बेड से लेकर ट्रीटमेंट तक ओपीडी में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस ओर हमने कोविड के पीरियड में बहुत देखा कि बहुत स्थिति खराब थी। हमने बहुत प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप वैक्सीनेशन में लोगों के लिए आउट ऑफ द टर्न वैक्सीनेशन की व्यवस्था हुई। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अभी भी बात चल रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान हमको कुछ बेड्स सुरक्षित किए जाएं ताकि इमरजेंसी केसेस में दिव्यांगजन को अपने ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। So overall, the act is based on the principle of equality, non-discrimination, and also on the principle of accessibility, ensuring accessibility. एक accessibility के संबंध में भी मैं अपना कंक्लूड करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि accessibility को जनरली लोग बिल्डिंग की एक्सेसिबिलिटी से जोड़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी से जोड़ लेते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के और कंपोनेंट भी हैं। आपकी वेबसाइट सारी एक्सेसिबल होनी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक ब्लाइंड अगर लाइब्रेरी यूज करना चाहता है तो आपके पास एक्सेसिबल लाइब्रेरी होनी चाहिए। वहां पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो कंप्यूटर्स के माध्यम से वहां जाकर उनका सॉफ्टवेयर डला हो और वो जाकर एक्सेस कर सकें आपके बुक्स। और वो जब तक नहीं होगा जब तक कि हम एक्सेसिबिलिटी को अपनी एजुकेशन का हिस्सा, हर कंपोनेंट को, एजुकेशन के हर कंपोनेंट को एजुकेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे।
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में उसको शामिल नहीं करेंगे, वो तब तक संभव नहीं है। हालांकि इस एक्ट में मैंडेटरी है, टाइम लाइन भी दी हुई है, वो टाइम लाइन भी निकल गई। तो इस पर भी मैं समझता हूँ कॉलेजेस को काम करना होगा, यूनिवर्सिटीज को काम करना होगा। To conclude, I would say that this act is a very powerful instrument to ensure equality, non-discrimination, and accessibility with a view to ensure full participation of persons with disabilities in all walks of life, and making the infrastructure fully accessible, usable. All public facilities have to be accessible and usable by persons with disabilities. आप जानते हैं कि disability comes with huge diversities from individual to individual. The kind of limitation that is imposed by different disabilities calls for different reasonable accommodations. Principle of reasonable accommodations is inbuilt in the act very specifically. Reasonable accommodation की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जो डिसेबिलिटी के कारण लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए आपके पॉलिसी में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके सिस्टम में, फॉर इंस्टेंस एग्जामिनेशन सिस्टम को ले लें। एग्जामिनेशन सिस्टम में आप जब तक स्क्राइब परमिट नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन सिस्टम में हम इक्वल प्लेन पर पार्टिसिपेट आपके साथ नहीं कर सकते। ब्लाइंड को अगर आप स्क्राइब नहीं देंगे तो आप ब्लाइंड को अगर एक्सेसिबल बुक्स अवेलेबल या रीडिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड कराएंगे, डिवाइसेस नहीं देंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन और ऑन इक्वल बेसिस एजुकेशन का जो उसका राइट है वो एंश्योर नहीं हो सकता। उसका फुल पार्टिसिपेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स में आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे और उनके लिए स्पेशल स्पोर्ट्स में उनको इनकरेज नहीं करेंगे तब तक, और उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जब तक उनके पार्टिसिपेशन को आप सुनिश्चित नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी, तब तक आप RPWD एक्ट के मैंडेट को पूरा नहीं कर रहे। इसलिए आइए, it is the opportune time when we must start working and thinking in a very pragmatic manner to ensure the mandate of the act and object of the act is achieved, though in phases, but achieved in letter and spirit. Thank you very much. Thank you so much everyone for joining us. We have to end the meet here only. So thank you so much.